हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आज हम करेंगे 6th क्लास की क्यूरियोसिटी बुक का 5वां चैप्टर। 6th का 5th चैप्टर हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। बिना किसी यहाँ वहाँ की बात करे, सीधे अगर मैं मुद्दे की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको पता है कि अलग अलग तरीके की मोशन होती है। ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी लाइन में भी ट्रेवल कर सकता है, वो सर्कुलर मोशन भी उसका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो ऐसे 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 पेंडुलम जैसे भी मूव कर सकता है, जिसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऐसा अलग अलग चीज़ होता है ऑफ कोर्स। तो सिर्फ वही क्यों पढ़ेंगे, लेंथ कैसे मेजर करते हैं। जैसे जैसे तुमको पता है कि अगर हम ऐसे बोलते हैं ना 1 मीटर इतना बड़ा होता है, ऐसे दिखाते हैं ना 1 मीटर, कि भाई किसी चीज़ को नापना हो तो भाई ऐसे ऐसे मेजर कर लो, 1 मीटर 2 मीटर। जैसे मान लो कि मैं ये मेजर कर रहा हूँ कि इस वायर की लेंथ क्या है, तो मैंने क्या करा, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, बीच में ये देखा भी नहीं, ऐसे करते जा रहा हूँ, और ये ऐसे करके आधा बोला 2.5 मीटर, तो ऐसे बोला 2.5 मीटर बोल के ऐसे कुछ भी करके रख दिया मैंने, ठीक है। पर क्या वाकई में ये जो लेंथ है ये 1 मीटर है इधर से इधर तक? क्या छोटे बच्चे का भी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेम होगा, बड़े लोगों का भी सेम होगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये एक अंदाजा, एक रफली अपन करते हैं, फिर अपन बोलते चलो हाइट नापते हैं, ऐसे ऐसे 1 बिलात 2 बिलात ऐसे करके हाइट नाप लेते हैं। क्या ये भी एकदम परफेक्ट तरीका है? क्या कोई स्टैंडर्ड तरीका? ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड तरीका है सर। मीटर स्केल है, मेजरिंग टेप है ना, अलग अलग यूनिट्स है, मीटर सेंटीमीटर किलो, बस वही पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पर। और बहुत मज़ेदार तरीके से करेंगे, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ स्कूल के बच्चे हैं, गार्डन वार्डन गए हैं, अब वहाँ पर कौन से तरीके के मोशन हो रही है वो सब बात है, ठीक है। इनकी शुरुआत करते, कहाँ से शुरुआत हुई? तो सबसे पहले एक बच्ची है जिसका नाम है दीपा, और जो हरियाणा, जो हमारा स्टेट है हमारे इंडिया में, हरियाणा के एक छोटे से टाउन में वो रहती है, और 11 ईयर्स ओल्ड है, मतलब लगभग तुम्हारे एज की हो। तुम्हारा एज भी लगभग यही हो ना, थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो कमेंट कर देना यार, क्या है बता देना, क्या दिक्कत है, नाम तो नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि दीपा जो है अब नई क्लास में, अब मतलब पिछली क्लास पास हो गई, अब अगली क्लास में जा रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि स्कूल ड्रेस, तुमको पता है कि बच्चे हाइट जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है, तो हम बोलते कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे नहीं हम बड़े हो रहे, है ना। तो वही बात हुई अब यहाँ पर दीपा की। तो शी नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैव ग्रोन टॉलर। तो उसकी मम्मा ने क्या करा कि उसकी मम्मा ने क्लोथ शॉप में गई, ठीक है, जहाँ पे यूनिफॉर्म मटेरियल मिलता हो, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई 2 मीटर का क्लोथ, 2 मीटर का ड्रेस पीस देना, या जो भी स्कूल ड्रेस है उसका कपड़ा देना, ठीक है। तो उसके बाद उसको सिलाएगी, ठीक है, वही बात है। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लोथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। तो तुमको पता है ना कि ऐसा मेजरिंग रॉड, जो एक मेजरिंग स्केल होता है, जो मेटल का भी होता है, स्टील का भी होता है, तो उसी मेटल का मेजरिंग रॉड को यूज़ करके, जो तुमने देखा होगा अक्सर कई बार वो होता भी है टेलर्स के पास और नॉर्मली भी वैसे, तो उसको यूज़ करके 2 मीटर मेजर करके दिया, ठीक है। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। अब ऑफ कोर्स दीपा के कपड़े सिलने हैं, तो दीपा का हाइट वाइट जो भी है ना, और विड्थ बोलते हैं, गर्थ बोलते हैं, है ना, तो कमर वमर जो भी नाप है वैसे मेजर कर लिया, और यूजिंग अ, देखो यहाँ क्या बोला, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। क्या इसको वो लोखंड के मेजर टेप से नाप सकते हैं क्या, कि हाँ भाई चलो अभी मोटाई नापते हैं लोखंड के मेजर टेप से, लोखंड बेंड थोड़ी हो रहा है। तो फ्लेक्सिबल मेजर टेप तुमको पता है ना, एकदम फ्लेक्सिबल होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको टेलर का ही टेप बोलेंगे, दर्जी वाला टेप, है ना, जो एकदम लपेट के रखते हैं उसको, ओके। तो उससे मेजर कर लिया, और उसके बाद में उसकी मम्मी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, दीपा की मदर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा ही रखना, 4 उंगला ज़्यादा ही रखना। होता ना हमारी मम्मियाँ बोलती हैं कि भाई ठीक है यार, कपड़े थोड़े बड़े रखो, ये जल्दी जल्दी हाइट बढ़ जाती है, कपड़े फिर वो यूज़ नहीं हो पाते, यूटिलाइज नहीं हो पाते, सही भी बात है। तो बोला 4 उंगले बड़े ही रखना। 4 उंगले मतलब ये है ना, उसको ऐसे भी कह सकते हो, हाँ 4 उंगले ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, है ना। तो मतलब इतना 4 आंगुर, हमारे यहाँ पे आंगुर बोलते हैं, तो वैसे बड़े रखना,
ठीक है यार, यही तो है वो फ्लेक्सिबल मेजर टेप में कहाँ बोल रहा हूँ। और ये मेजरिंग रॉड है जो जिससे कपड़े मेजर करे थे, और जो दीपा के डायमेंशंस के लिए ये फ्लेक्सिबल मेजर टेप यूज़ किया। अब इसके बाद तो अब दीपा जो है थोड़ा क्यूरियस हो गई इन सब चीज़ों के बारे में कि अच्छा मेजर टेप ये वो, तो आर टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल्स दैट द एल्डर सिस्टर यूज इन हर ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स में पता होगा तुमको, जो पूरा अलग अलग उसमें स्केल, प्लास्टिक स्केल होता है, प्रोट्रैक्टर, अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या ये टेप और जो मेजरिंग रॉड जो टेलर ने यूज़ किया एग्जैक्टली वो वैसे ही है? तो बात तो सही है। और ये 4 अंगुला, व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुला? ये कैसा मेजरमेंट है भाई? इसमें स्केल भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी 4 अंगुले से काम चला लिया, वो भी सही है। तो दीपा ने डिस्कस करा विथ जो स्कूल मेट्स हैं उनके, ठीक है, अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम, और ये अब पांचों जो है डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग जो मेजरिंग, अब मान लो कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या लेंथ मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विथ हर फ्रेंड्स, ऑल दी 4 फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, एंड दिस लेड टू द डिस्कशन अमंग्स देम। अब यहाँ पे शुरू हुआ है अगली क्यूरियोसिटी। अब एक पूरी जर्नी शुरू होगी, यहाँ पर बात होगी कि भाई अलग अलग लेंथ्स कैसे मेजर करे जाते हैं, ऑल एंड ऑल, ठीक है। हाउ डू वी मेजर? तो अब यहाँ पर शुरुआत होगी। हरदीप क्या कह रहा है? हरदीप कह रहा है, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय लेंथ ऑफ हर आर्म। जो मैं बता रहा था कि भाई ऐसे करके 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, बहुत कॉमनली चलता है ये तो। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत क्लोज टू 1 मीटर होता है वो, दिस इज वेरी क्लोज टू 1 मीटर। और बहुतों को पता होता है कि 1 मीटर मेरे यहाँ तक आ जाता है, बहुतों को पता होता है यहाँ तक आ जाता है। सो दे हैव दैट, जो ग्रोन अप्स हैं उन्होंने अपना मेजरमेंट बना लिया है कि 1 मीटर का सेल लेके ऐसे बना लिया है कि कहाँ तक आता है वो 1 मीटर, ठीक है। तो उस हिसाब से इसके बाद क्या हुआ? हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर्स अ लेंथ टू डिवाइड द फील्ड इनटू बेड्स? पता होगा ना कि मतलब एक खेत है, अगर मान लो कि ये पूरा फार्मर का खेत है, तो पूरा बड़ा सा खेत में एक साथ खेती थोड़ी करते हैं, उसको छोटे छोटे बेड्स में डिवाइड करते हैं, है ना। उसको छोटे छोटे बेड्स में डिवाइड करते हैं ताकि फिर उन सब बेड्स में वो अपने हिसाब से जो भी उसको सोइंग करनी है, जो भी उसको ग्रो करना है, उस हिसाब से वो कर सके। तो इस तरीके से अब ये डिवाइड करने का भी तरीका बड़ा मतलब कैसा होता है कि भाई उसके लिए भी वो मेजर कैसे करता है, वो चलता हुआ जाता है और वो वॉक्स की काउंट्स और वो स्ट्राइड्स की काउंट्स के ऊपर ही, तो जैसे 1 2 3 करके ऐसे करके 1 2 3 करके ऐसे करके, है ना, काउंटिंग इस तरीके से करके, और फिर वो उसकी मेजरमेंट कर लेता है। और सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ स्ट्राइड्स। अब यहाँ पद्मा ने तो ये कहा, अब इसके बाद में एक और चीज़ क्या नोटिस करी थी, अनीश ने क्या नोटिस करा था कि नहीं, इसके अलावा एक और चीज़ करते हैं फार्मर, क्या करते हैं, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। मतलब कई बार जैसे बोलते हैं ना, ऐसे चल के, ऐसे पैर से पैर जोड़ के 2 3 4 5 ऐसे करके, दिख नहीं रहा होगा तुमको, बट आई होप तुम यू अंडरस्टूड कि मान लो ये एक पैर है, इसके आगे दूसरा लगाया, ये हो गया, इसके आगे तीसरा लगाया, ये हो गया, तो देखो ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके भी मेजर जो है क्लोजली करते हैं, राइट। ये एक तरीका हो गया। उसके बाद क्या है, दीपा सेज एक्साइटेडली, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सच फन, है ना। मतलब कि कहीं पे 4 अंगुला से काम हो रहा है, कहीं पे कपड़ों की लेंथ जो है ऐसे वो हैंड लेंथ से मेजर हो रही है, कहीं पे वो स्ट्राइड्स और फीट से मेजर किया जा रहा है। तो इस तरीके से बॉडी पार्ट से लेंथ को मेजर करना ये भी एक अलग ही फन है, ठीक है। और तुमको पता भी है ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता था। लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट, ठीक है। अब ये लोग भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये लोग स्कूल में जो उनके क्लास में टेबल रखी है, उस टेबल की ही लेंथ को मेजर करने जा रहे हैं यूजिंग हैंड स्पन। हैंड स्पन मतलब वही बिता, 1 बिता 2 बिता, और इसको बिलांत भी बोलते हैं। कई बिता है हो, 1 बिता 2 बिता। जैसे मैं बोर्ड को ही मेजर कर लूँ, 1 2 3 4
5 6 7 8, 8 में थोड़ा कम है, एक उंगली कम है, एक उंगला कम है, ठीक है। तो ये 8 बिलात है, और ऐसे ही मैं ये मेजर, ऐसे यहाँ भी मेजर कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका हो गया, ठीक है। व्हाट शुड वी मेजर, तो ये लोग डिसाइड किया कि हाँ टेबल ऑफ द क्लासरूम, तस्नीम ने बोला, एंड फिर दे स्टार्टेड मेजरिंग इट। विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज, तो ये लोग ने बोला कि चलो हैंड्स पर यूज़ करते हैं, वही बिलांत, या फिर इसको देखो यहाँ पर एक और चीज़ क्या बोली गई है कि दीपा ने बोला कि हाँ ये हम हैंड्स पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दीपा की मदर जो है ट्रेडिशनली क्या कहते हैं इस चीज़ को, तो इसको बलिस्ट भी कहा जाता है। जैसे मेरे यहाँ पे बीता बोलते हैं, हमारे यहाँ पे यूपी बिहार की बात करूँ बीता बोलते हैं, कहीं पे बिलांत बोलते हैं, एक बिलांत दो बिलांत, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर बिलांत ही बोलता हूँ। और एक मैंने ऐड में सुना है वैसे, और ये बलिस्ट भी यहाँ कहा जाता है। तो हैंडस्पन, नॉर्मली दिस इज हैंडस्पन, कितना हैंडस्पन हो गया। तो हरदीप एड्स ओके लेट अस नोट इट डाउन आर मेजरमेंट। तो सब लोग अपने अपने हैंड्स, सब अपने अपने चारों पांचों बच्चे जो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हैंडस्पन के हिसाब से वो मेजर कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आई कि सभी के लेंथ थोड़े थोड़े अलग आए, बहुत ज़्यादा अलग नहीं आए, थोड़े थोड़े अलग आए। अनीश ने जब अपने हैंडस्पन से, अपने बित्ता से मेजर किया तो कितना आ रहा है कि भैया वो आया स्लाइटली मोर देन 13 से थोड़ा सा ज़्यादा आया, ठीक है। और पद्मा ने जब मेजर किया उसके हैंडस्पन से तो दैट वाज 13। तस्नीम ने जब करा तो दैट वाज स्लाइटली लेस देन 13, ठीक है। और दीपा ने जब अपने हैंडस्पन से मेजर किया तो दैट वाज बिटवीन 13 एंड 14। और हरदीप जो है उसने मेजर करा तो दैट वाज अराउंड 14। तो इस हिसाब से यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस। भाई ये कैसे हो गया, टेबल तो वही है। जब टेबल वही है तो मेजरमेंट उसकी सेम ही होनी चाहिए सबके लिए। व्हाई दिस इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट? कुछ सोच सकते हो क्या? बिल्कुल सर, सिंपल बात है सर, सबका हैंडस्पन का लेंथ अलग अलग है सर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यानी कि नाउ दे गॉट अ, पहले तो कंफ्यूज हुए, वो द नंबर ऑफ हैंड्स डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फिर आया कि अच्छा तस्नीम ने बोला आई गेस अपने हैंडस्पन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, सबका जो बित्ता है वो अलग अलग साइज का है। सही बात है। तो यहाँ पर अनीश गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। तो यहाँ पर सो ऑल 5, तो पांचों क्या करते हैं, अपने अपने हैंडस्पन को ऐसे आमने सामने करके मेजर करते हैं। किसी का हैंडस्पन बड़ा है, किसी का हैंडस्पन, ऑफ कोर्स, ठीक है, सबकी ग्रोथ अलग अलग होती है, उस हिसाब से ये चीज़ आ रही है। तो नाउ दे गॉट टू द कंक्लूजन कि हाँ भाई बात तो सही है। दीपा सेज थॉटफुली, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। कि भाई बॉडी पार्ट्स पे डिपेंडेंट रहना ये तो सही बात नहीं होगी, क्योंकि सबके ऑफ कोर्स ये लेंथ अलग होंगे, हैंडस्पन, फीट, सबके लेंथ अलग अलग होंगे। तो ये लोग एक कंक्लूजन पे आए, इसलिए मेजरिंग टेप्स यूज किए जाते हैं स्टैंडर्ड तरीके से, है ना, ताकि ऐसी कोई कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो। Deepa and her friends compare the length of the table with the length of their handspan. The length of the table is expressed in terms of handspan. अब देखो यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है, ठीक है, हमने वो बात समझ लिया कि हैंडस्पन से मेजर नहीं करना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि फिर वो सबके डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। पर एक बात और गौर करने वाली है कि वो लोगों ने जब मेजरमेंट किया, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपा ने जब मेजर किया और दैट केम आउट टू बी 13 हैंडस्पन, तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक 13 और एक है हैंडस्पन। एक हैंडस्पन की लेंथ कितनी है वो तो समझ में आ रही है, और जो टेबल का लेंथ वो कितना आया, 13 हैंडस्पन आया। तो इसमें दो पार्ट्स है, 13 जो एक नंबर है और हैंडस्पन जिसको हमने एक यूनिट के तौर पे लिया। तो जब भी हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो बातें होती है, एक जो उसका नंबर और दूसरा जो उसका यूनिट होता है। जैसे यहाँ पर हमने यूनिट किस चीज को बनाया, हैंडस्पन को। कहीं पर यूनिट क्या हो सकता है, मीटर, कहीं पे यूनिट क्या हो सकता है, सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने क्या लिया, हैंडस्पन लिया, ठीक है। तो हियर द हैंडस्पन इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिट एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। कोई भी मेजरमेंट में याद रखना दो पार्ट्स होते हैं,
एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेंथ ऑफ टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंडस्पन, then 13 is a number and handspan is the unit, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया. ठीक है. However, handspan and other similar units such as length of hand, foot, fist और fingers, तो ये सब जो है वो क्या है, differ from person to person. इसलिए ज़रूरत क्या पड़ती है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है, एक रिक्वायरमेंट आती है कि भैया ऐसे यूनिट को लिया जाए जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए स्टैंडर्ड हो. Therefore, thus there is a need for such a unit which for which measurement of same length made by different people do not differ. ठीक है. तो ऐसा यूनिट लिया जाए कि भाई कोई भी उसको मेजर करे वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसी यूनिट लिया जाए. ठीक है. पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी हमने, कोई भी मेजरमेंट, चाहे लेंथ हो, चाहे वेट हो, या कोई भी चीज़ हो. जैसे वेट मेजर किया, मान लो मैंने अपना वेट मेजर किया, वो आया 80 kg. तो 80 kg जो है उसमें दो वर्ड्स है, एक है, दो चीज़ें हैं, एक है 80 जो नंबर है और kg किलोग्राम जो एक यूनिट है. कोई भी मेजरमेंट ऐसे दो पार्ट्स उसके अंदर कंटेन्ड होते हैं. राइट. जैसे मैंने अपना हाइट मेजर किया, वो आया 173 सेंटीमीटर. तो 173 सेंटीमीटर का मतलब है कि 173 यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो क्या है, 173 नंबर है और सेंटीमीटर यूनिट है. राइट. तो ऐसे हमको कभी भी मेजरमेंट में ये बात ध्यान रखना है. अब यहाँ पर एक और बात, कुछ ज्ञान वाली बात क्या कही गई है, जैसे इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स. तो आपको पता ही है कि इंडिया जो है ट्रेडिशनली, मतलब ये कह सकते हो कि सिविलाइजेशन वाइज अगर हम कहें तो हम काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाइज इन सब चीज़ों में हम बहुत एंशिएंट टाइम से वी आर नॉलेजेबल, वी कैरी लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी हिस्ट्री हमको बताती है. राइट. तो वैसे ही बताया जा रहा है कि मेजरमेंट्स के मामले में भी हम बहुत एंशिएंट टाइम से मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अंगुला जो है, अंगुला फिंगर विड्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत पहले से यूज़ होता है. मल्टीपल्स ऑफ अंगुलाज, मल्टीपल ऑफ धनुषाज. ठीक है. धनुष पता होगा, उस हिसाब से धनुषाज, उसकी भी लेंथ, उसको भी यूनिट के तौर पे यूज़ किया जाता था. योजन, कितना, 100 योजन, 500 योजन, तो योजन भी जो है वो यूज़ किया जाता था एज अ मेजरमेंट फॉर लेंथ. ठीक है. आर ऑल्सो सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड यूज फॉर मेजरिंग आर्टफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग. राइट. अब यहाँ पर क्या बोला, द अंगुला इज स्टिल यूज फॉर ट्रेडिशनल, यूज बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन लाइक कारपेंटर एंड टेलर्स. अंगुलर तो आज भी यूज़ हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं. आज भी भाई दो सूत कम, दो उंगली कम कर देना, है ना, कि स्लीव्स दो उंगली ज़्यादा रख देना. तो ऐसे करके ये चीज़ तो चलती ही है, चली रही है. सेवरल ऑब्जेक्ट्स विथ रूल्ड मार्किंग. देखो अब यहाँ पर क्या बोला, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हमारा इंडिया में भी काफ़ी पुराना सिविलाइजेशन, बहुत पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि बहुत बहुत एडवांस चीज़ें भी देखी जाती थी उस सिविलाइजेशन के, जो भी रिमेन्स, जो भी हमको सबूत मिलते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है कि भैया ऐसे रॉड्स मिले हैं जिसमें मार्किंग्स होती थी. मतलब उस समय भी मेजरिंग स्केल यूज़ किया था परफेक्ट तरीके से. ठीक है. सेवरल ऑब्जेक्ट्स विथ रूल्ड मार्किंग, जैसे स्केल पे मार्किंग होती है ना, तो वैसी मार्किंग वाले ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. इसका मतलब उस समय भी मेजरमेंट बहुत सटीक तरीके से किया जाता था. इसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट्स. अब देखो जैसे हमने बताया कि भाई ये अंगुला हो गया, फीट हो गया, फुट हो गया, फिस्ट की लेंथ हो गई, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिफ़र कर सकती है पर्सन टू पर्सन. तो हमको ज़रूरत है कि भाई ऐसे यूनिट ली जाए जो सबके लिए स्टैंडर्ड हो, सबके लिए बराबर हो. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ने लगी. अब यहाँ पर एक और बात क्या बताई जा रही है कि सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना. However, when people started traveling from one place to another, it has created lot of confusion. ठीक है. और तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मान लो, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ किए जा रहे थे, कि मान लो एशियन कंट्री में कुछ अलग स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मान लो कहीं फ्रांस में अलग स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ हो रहा है, स्वीडन में अलग स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ हो रहा है, यूएस में अलग स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ हो रहा है.
तो यानी क्या होता था उस समय, पुराने टाइम की बात है, मान लो स्टैंडर्ड यूनिट भी अगर यूज हो रहा है तो वो जगह से टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वो बहुत वैरी करता था। तो इससे क्या होता था, बहुत जब लोग ट्रैवल करने लगे, एक से दूसरी जगह जाने लगे, मान लो कि लोग यूरोप से एशिया या दूसरी कॉन्टिनेंट्स में जा रहे हैं, तो उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे स्टडीज़ रिसर्च की बात हो। सो मतलब वो एक दिक्कत का विषय था कि कहीं पे लेंथ के लिए फुट यूज़ हो रहा है, तो कहीं पे लेंथ के लिए जो है वो मीटर यूज़ हो रहा है, कहीं पे मास के लिए केजी यूज़ हो रहा है, कहीं पे मास या वज़न चेक करने के लिए कहीं पे पाउंड यूज़ हो रहा है। तो ऐसे करके जो है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स यूज़ होते थे। सो दैट वाज अ कन्फ्यूजन। तो पूरे दुनिया के जो भी मेजर कंट्रीज़ थे उन्होंने मिलके एक कॉमन सिस्टम हम यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए, ये तय किया। इस चैप्टर में ना हम टाइम के मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे, हम वेट के मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर में फ़िलहाल जो है लेंथ की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये समझो कि भाई वो पूरी दुनिया ने क्या डिसाइड किया, लेंथ के लिए क्या यूनिट मेजर करेंगे। तो मतलब व्हाट वाज दैट यूनिट सिस्टम कॉल्ड, दैट यूनिट सिस्टम वाज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर सिस्टमे इंटरनेशनल। फ्रांस में ये चीज़ डेवलप हुई थी। सिस्टमे इंटरनेशनल का मतलब इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया ताकि पूरी दुनिया में सेम कॉमन यूनिट स्टैंडर्ड तरीके से यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पर सो दिस लेड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग a set of standard units of measurement. The system of unit now used is known as International System of Units or SI units. The SI unit of length is meter. लेंथ का जो SI यूनिट है वो क्या है वो मीटर है। इट्स सिंबल इज M, ऑफ कोर्स स्मॉल m। तो अब याद रखना, हम हमेशा बात करेंगे जब भी आगे पढ़ेंगे SI सिस्टम। SI यूनिट क्या है इसका, ऐसे बोलेंगे कि भाई लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर। मास की SI यूनिट क्या है, केजी, वेट या मास की केजी। टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकेंड। ये सब आगे पढ़ेंगे, मतलब नॉट इन दिस चैप्टर बट आगे क्लासेस में। फिलहाल लेंथ के लिए हमने बोल दिया कि भाई वो मीटर है, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मीटर स्केल इज शोन, देखो ये मीटर स्केल आपको दिख रहा होगा, लकड़ी का होता है, अपने लैब में, साइंस लैब में देखा ही होगा, या कहीं किसी टेलर के पास ही देखा होगा ऐसे। ठीक है ना, तो मीटर स्केल ऐसे होता है, क्योंकि वुडन भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है। डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ना इस मीटर स्केल में 0 सेंटीमीटर से लेके लास्ट वाली जो बड़ी लाइन होती है वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसमें कितनी लाइंस होंगी, ऐसे करके कुल मिला के 100 डिविजन्स होंगे, 100 डिविजन्स। तो 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके 100 सेंटीमीटर। और ये हर दो बड़ी लाइन के बीच में छोटी छोटी 10 लाइंस होती है। मतलब मान लो ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 2 3, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 एंड ये हो गया 10। तो ऐसे करके ये 0 to 1 सेंटीमीटर में भी 10 डिवीजन है उसके अंदर। तो सर ये 10 डिवीजन का मतलब ये जो दो छोटी लाइन है ये क्या मेजर करती होंगी, ये मेजर करती है अनदर थिंग, वो मैं आगे बताऊंगा। बट फिलहाल आप ये समझ लो कि 1 मीटर, इसमें क्या समझ में आया, 1 मीटर इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर। ये याद रखना, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई सर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब भी, वैसे सेंट का मतलब ही 100 होता है, CENT, सेंट मतलब ही क्या होता है, नॉर्मली 100 होता है। ठीक है, तो जब तुम 100 सेंटीमीटर लोगे तो वो मिला के 1 मीटर बनता है। सर ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब उसी का छोटा वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कंपास बॉक्स में, हमारे मेजरमेंट्स के लिए स्कूल में।
तो वी यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऐसे होता है ना 15 सेंटीमीटर वाला प्लास्टिक का रूलर स्केल हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक या स्टील जो भी है। इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 1 to 15 सेंटीमीटर, है ना। तो वो जो 100 सेंटीमीटर था उसको हम मीटर स्केल बोलते थे, अब ये 15 सेंटीमीटर स्केल हो गया। तो 0 से लेके तो 15 है दोनों साइड में, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 0 और 1 के बीच में भी 10 लाइन्स है। मैंने बोला कि भाई ये जो दो छोटी लाइन्स है, ये जो 0 के बाद जो इमीडिएट जो लाइन है, तो दो छोटी लाइन कितना लेंथ मेजर करती है, सो इट इज़ 1 mm, 1 मिलीमीटर। और तुम ये देख पा रहे हो कि 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन्स है, 10 डिविजन्स है। इसका मतलब ये हुआ सर कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मतलब हमने इससे पहले क्या सीखा कि भैया 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर, है ना, एक 0 से 1 के बीच में कितना, 10 लाइन है, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि हमने 3 यूनिट्स देखे कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे बड़ा मेजरमेंट का यूनिट इसमें यहाँ पे क्या है, मीटर। उससे छोटा क्या हुआ, सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और उससे छोटा क्या, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो ये बात अपन ने यहाँ पर समझ ली, ठीक है। इसमें एक और बात पते की क्या है, एक और बात, अच्छा इसको उल्टा भी समझो आप, इसको उल्टा समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर का ये भी मतलब है, उल्टा लिखोगे अगर तो विच ऑल्सो इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये 100 को नीचे डिवाइड में ले जाओ ना, तो कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। पॉइंट के बाद 2 0, ये 2 0 है यहाँ पे, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर 2 डिजिट आ गए। कुछ नहीं किया मैंने, 100 को नीचे 1 के नीचे ले गया, तो 1/100 हो गया, विच इज 0.01। ऐसे ही जब मैं कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तो आई कैन ऑल्सो से दैट 10 को नीचे ले आओ तो 0.1 हो गया ना। 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो ऐसे करके हमने देख लिया, ठीक है। छोटे छोटे डिस्टेंसेस जो है अपने मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मेजर हो रहे हैं। सर बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए क्या होगा, बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए सर मेरे को किलोमीटर यूज करना पड़ेगा। किलो मतलब 1000, तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर चल गया मैं सर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ वी यूज लार्जर यूनिट्स कॉल्ड किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और स्मॉलर का तो हमने देख ही लिया, ठीक है। तो ये अपना हिसाब किताब है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 मिलीमीटर हो गया। तो ना मैं और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर मेरे को 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर, तो बताओ कितना होगा आंसर। है मजेदार। मुझे ना कमेंट में ना हर बच्चे के नाम के साथ आंसर चाहिए, और ऐसी चीजें प्रैक्टिस किया करो। दिस इज साइंस, एंड ये वो चीज है जहां पर साइंस और मैथ्स कंबाइन हो जाता है। 1 किलोमीटर सर कितना सेंटीमीटर होगा, जस्ट बताओ। और जिसका वो भी आ जाए, जिसको लगता है ये तो आ गया सर, मैं मिलीमीटर में भी दे सकता हूँ, 1 किलोमीटर कितना मिलीमीटर, दे दो भाई आंसर। मैं तो भाई बहुत अप्रिशिएट करूंगा, कमाल है भाई, इससे बड़ी बात क्या होगी। अब देखो डू यू नो में क्या बताया है, डू यू नो, ना 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 ना, डू यू नो। यहाँ पर एक और यूनिट सिस्टम बता दिया, इंच। 1 इंच, ये भी हमारे पुराने जमाने में यूज होता था, आज भी यूज होता है कई जगहों पे। 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। ये याद रखना, ये बहुत काफ़ी बार यूज हो जाता है। काफ़ी बार हम बोलते ना कि मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, ऐसे आज भी मेजर होता है ना, तो मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, या 5 फुट 9 इंच है, तो फिर इंच को कन्वर्ट करने आना चाहिए।
अच्छा, 1 फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट इज इक्वल टू कितना इंच? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12। आंसर तुम करोगे कमेंट में। और आज के चैट जीपीटी जेमिनाई के ज़माने में अगर तुमने ऐसे आंसर्स नहीं दिए तो भाई क्या कहें, जीवन सही नहीं है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मस्ती से पढ़ना है, बताओ। और ये याद रखो, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। आगे, सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, will all our measurements be different? Of course not. No, everyone will get a same measurement then. मीटर स्केल से यूज करोगे तो कैसे डिफरेंट आएगा भाई, स्टैंडर्ड यूज करो तुम। ठीक है, नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ मेजर यूजिंग द स्केल ऑफ फॉर मेजरिंग लेंथ। तो यहाँ पर एक बात ये होगी कि भाई डिफरेंट तो नहीं आएगा, एक ही कंडीशन में नहीं आएगा, जब तुम मेजर सही से कर रहे हो। तुम मेजर ही गलत से कर रहे हो, मेजरिंग टेप लिया, उसको तिरछे मिर्चे करके मेजर करो। जैसे यहाँ पर देख लो कि भाई, मतलब ये बहुत जरूरी है, करेक्ट वे टू मेजर द लेंथ। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, तो पेंसिल की लेंथ मेजर करने के लिए मेरा 15 सेंटीमीटर का स्केल काफ़ी है, उससे कर पाऊंगा मैं। ठीक है, सिमिलरली इफ द इफ द हाइट ऑफ द रूम मेजर करना है तो उसके लिए मैं मीटर स्केल से भी काम चल जाएगा, और इसके अलावा मेजरिंग टेप, जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है, उससे भी हाइट ऑफ द रूम मेजर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, एक और आता है कारपेंटर के पास, कारपेंटर वाला देखा है, एकदम निकलता है ना, फिर ऐसे मेजर कर लेगा, फिर ऐसे छोड़ेगा, अंदर स्प्रिंग होती है, अंदर आ गई बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स जैसा रहता है मेजरिंग, तो वो भी फ्लेक्सिबल ही है, काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल ही है। सच एज टेलर्स टेप इज सूटेबल। ठीक है ना, तो यहाँ पर और हाँ, और क्या बोला है, यू कैनॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ की मोटाई को ऐसे मेजर नहीं कर सकते, या अपनी कमर नापनी है, अपना चेस्ट मेजर करना है, तो ये सब चीज़ें ऐसा इससे थोड़ी कर सकते हो, स्टील स्केल से या मेजरिंग रॉड से, उससे तो नहीं कर सकते, मीटर स्केल से नहीं कर सकते। वहाँ पर फ्लेक्सिबल टेप ही काम आता है ना, फ्लेक्सिबल मेजर टेप ही काम आता है उस वाले में। ओके, वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। अब देखो क्या गलतियां हो सकती है, करेक्ट और इनकरेक्ट मेथड क्या हो सकते हैं। एक बच्चा है, मान लो ये चीज़ मेजर करनी है, इस चीज़ का ये येलो एक पेज है, इसका ये लेंथ मेजर करना है, तो एक बच्चे ने क्या किया, स्केल को बिल्कुल सीधे रखा, एकदम इसके ऊपर बराबर सीधे रखा, अब वो मेजर कर रहा है। देखो, जीरो से प्रॉपरली जीरो से अलाइन करके और यहाँ तक आया, तो ये मेजर कर पा रहा है कि अच्छा 9, और फिर 9 के आगे कितना है, 1 2 3 4 5, तो अब ये कह रहा है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 के आगे एकदम मिड 9 और 10 के एकदम बीच में है 9.5 सेंटीमीटर। ये एक तरीका हुआ। दूसरे बच्चे ने स्केल को ही सीधा नहीं पकड़ा, वो तिरछा पकड़ा है, ऐसे देख रहे हो, तिरछा पकड़ा हुआ है। अगर वो मेजर कर भी पा रहे कि अच्छा ऐसे करके 9.6 हो गया, 9.7 हो गया, तो ये तो गलत है, बिकॉज दिस इज रॉन्ग मेथड। क्यों? क्योंकि इसने तिरछा पकड़ा है, इसने क्रॉस पकड़ा हुआ है, विच इज़ नॉट राइट। इसको जिस चीज़ का तुम लेंथ मेजर कर रहे हो उसके बिल्कुल सीध में स्ट्रेट पकड़ना है इसको। कैसे? स्ट्रेट रखा है इसको, ये राइट है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई मेजरमेंट में। और कई लोग क्या करते हैं, एक और बात है, पेंसिल की लेंथ को मेजर कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर एक और तरीका देख लो कि पेंसिल की हाइट को या उसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो पे तो रखा है, ये साइड में कोई दिक्कत नहीं, ज़ीरो पे रखा हुआ है, लेकिन ज़ीरो से अब क्या है कि चलो ठीक है यहाँ तक बराबर दिख रहा है, रखा तो सीध में, लेकिन सीध में रखने के बाद भी अगर सीध से देखा नहीं, मतलब तुम एक तो हो सकता है कि आंखों को बिल्कुल ऊपर की तरफ से रख रहे हो और बोल रहे हो हाँ 13.5 है, कोई यहाँ से सी से मेजर कर रहा है, यहाँ से देखोगे तो उसकी लेंथ तो 13 आएगी, यहाँ से देखोगे तो इसकी लेंथ तो 14 आएगी। तो ना तो उसकी लेंथ पेंसिल की 14 है, ना तो पेंसिल की लेंथ 13 है,
वो तो तुम कहाँ से क्रॉस देख रहे हो इसलिए तो हो रहा है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। हमको इसको बिल्कुल सीधे में ऊपर से ऑब्जर्व करना, ताकि ऐसे, इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, ठीक है। मतलब आंखों के एंगल को देख पाने की जो कला है उसकी वजह से एक एरर डेवलप हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखो कि बिल्कुल करेक्ट पोजीशन, स्ट्रेट पोजीशन में हमको व्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद द स्केल। द पोजीशन ऑफ आई शुड बी डायरेक्टली अबाउ द टिप ऑफ द पेंसिल, डायरेक्टली अबाउ, अदरवाइज उसमें भी एक एरर डेवलप हो जाएगा। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। ये भी एक बहुत अच्छा जुगाड़ू टेक्निक है कि मान लो लेंथ ऑफ द स्केल, जो स्केल है उसका जीरो ही टूटा हुआ है, नॉट क्लियर या ब्रोकन, तो ऐसे में फिर कैसे मेजर करें। जैसे देख लो, ये स्केल है, इसका जीरो टूटा हुआ है, इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें 1 से विजिबल है, 1 से लेके आगे सब विजिबल है, लेकिन जीरो टूटा हुआ है, ठीक है। मान लो जीरो यहाँ का भी विजिबल नहीं है, खराब है, तुम बोलोगे सर वहाँ से मेजर कर लेते ठीक है, तो जीरो टूटा हुआ है, तो ऐसे में क्या करें। तो उसने क्या किया, बच्चे ने स्मार्टली क्या किया, उसने 1 को ही जीरो मान लिया, 1 सेंटीमीटर को ही जीरो मान लिया, और उसके बाद जो भी मेजरमेंट आई, कितना आया, 10.4 आया, 10.4 सेंटीमीटर आया। तो क्या ये मेरा आंसर है? नहीं सर। क्यों नहीं है मेरा आंसर? क्योंकि हमने अभी जीरो से मार्किंग शुरू नहीं किया था। हमने रीडिंग कहाँ पे सेट किया है, हमने रीडिंग 1 पे सेट किया है, जीरो पे नहीं। तो अगर मेरा आंसर ये आया तो मेरे को उतना लेंथ और ऐड, मतलब उतना मैंने क्या किया, उतना आगे बढ़ा के मैंने करा है। तो अगर मेरा 10.4 आ रहा है तो कायदे से 10.4 नहीं है, इसमें से 1 माइनस करोगे तो मेरा आंसर 9.4 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जीरो से, अगर तुमने इसको जीरो से सेट किया हो तो पेपर और पीछे आता, तो ये और कम होता, समझ रहे हो। क्योंकि मेरा जीरो टूटा हुआ था इसलिए मैंने ये जुगाड़ टेक्निक यूज करा। अच्छा ये बताओ, 1 भी टूटा हुआ होता और अगर मान लो यहीं पे ये 10.4 ही मेजर होता, 1 भी टूटा होता और मैं 2 से मेजर कर रहा होता, मान लो मैं पेपर को 2 से मेजर कर रहा होता और तब अगर 10.4 आता, तो एक्चुअल आंसर क्या होता, -2 करते उस समय। 3 से मेजर कर दो, -3 कर दोगे। तो ये एक जुगाड़ू टेक्निक होती है, जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कुछ थोड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हो, तब भी जो हम तो इंडिया में जुगाड़ से क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं भैया। हमारा मार्स, पता है ना वो जो कौन सा था वो मून ऑर्बिटल मिशन, वो वाला कैसे जुगाड़ से हुआ था, किसने देखा है मूवी वो वाला? अरे अक्षय कुमार वाली पिक्चर थी, कौन सी? अरे ऐसे थोड़ी होगा। तो हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट मेजर लेंथ। तो जो आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है, ऐसे बच्चे मेजर, ऐसे लोग कैसे लेंथ मेजर करते हैं, तो उनका स्केल्स के ऊपर ना ऐसे वो इम्प्रिंट, ऐसे वो मार्क्स होते हैं जिसको टच करके सेंस, तो रेज्ड मार्किंग्स होती है, वो उसको टच करके और उसके थ्रू वो सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे भी स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्टिविटी, अगला एक्टिविटी क्या दिया है, लेट अस मेजर, सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू सच एज कोम्ब, पेंसिल, पेन, एरेजर टू मेजर द लेंथ, ठीक है। मेजर द लेंथ 1 by 1 यूजिंग मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट्स। तो ये तो तुमको करना है, तुम्हारी एक्टिविटी होगी कि भैया पेंसिल की लेंथ क्या आई बताते जाओ, ठीक है। और करना है भैया, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ठीक है, अदरवाइज तुम पीछे रह जाओगे, बाकी बच्चे करेंगे। और ये सब चीज़ें अभी प्रैक्टिस करोगे, आगे 9th 10th में तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मज़ेदार हो जाएगी यार, ठीक है। इसलिए साइंस को एक्टिविटी के तौर पे जैसे जैसे बताया जा रहा है, कोशिश करो उस चीज़ को जितना भी तुमसे पॉसिबल है, जहाँ पे भी एल्डर्स की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, उस चीज़ को करते हुए थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करो, ठीक है। Why are some length measuring devices made up of flexible material? तो कुछ, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया, फ्लेक्सिबल टेप्स क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसे कर्व्ड लेंथ मेजर करने होंगे जहाँ पर स्ट्रेट स्केल्स काम नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल टेप्स काम आ जाते हैं, ठीक है। सो वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो। तो ऑफकोर्स जब भी लेंथ लिख रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी हाइट है 173,
तो 173 क्या, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, क्या? तो वो यूनिट का मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, बिना उसके वो आंसर ही गलत है। इसलिए मैथ्स में बोलते हैं ना कि यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा, या आधा कट जाएगा, एक कट जाएगा, जो भी है। भाई बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है ये। Thus your results will consist of two parts. One part is a number, the other part is a unit. ठीक है, of the जो भी तुमने मेजरमेंट का यूनिट यूज किया है। Some of your friends in the class would have measured the length of the same object compared to the length measured by you with that of your friend. Are the measured lengths the same or slightly different? If not the same, discuss the possible reason for the differences. Differences इसलिए आ सकते हैं क्योंकि या तो वो जीरो टाइप का एरर किया हो, या तो वो जो आँखों जो हमने बोला आईज का लेंथ जो था उस वाले में वैसे ही मेजरमेंट, अगर हमने स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करी है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे हैं, तो वैसे ही नॉर्मली गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार बात बताई है अबाउट दी लेंथ्स की, अबाउट द यूनिट्स, कि यूनिट्स हमेशा सर लोअर केस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने जो भी यूनिट हमने बात करा, किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कभी भी इसको हमने कैपिटल में यूज़ नहीं किया। क्या हमने किलोमीटर ऐसे बोला? नहीं, हमने स्मॉल में लिखा। क्या हमने मिलीमीटर ऐसे बोला? नहीं, हमने स्मॉल में लिखा। क्या हमने सेंटीमीटर ऐसे बोला? नहीं, हमने स्मॉल में लिखा। दीज आर दी राइट अप्रोचेस, स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, तो बिगिन विथ लोअर केस लेटर एक्सेप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ऑफ कोर्स अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहाँ पे तो अलग बात होगी कि वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस में शुरू करते हैं तो कैपिटल होता है, वो तो पता है हमको। ठीक है, देयर सिंबल्स किलोमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर रिटन इन लोअर लेटर्स। ठीक है, एंड आर नेवर फॉलोड बाय ऐसे। जैसे मान लो बोला कि 5 किलोमीटर, तो ऐसे नहीं लिखते कि 5 किलोमीटर्स, ये नहीं करते। इट इज ऑलवेज 5 किलोमीटर। दिस इज द राइट थिंग। एस नहीं लगाते ऐसे प्लूरल बोलने के लिए कि हाँ तो सर 5 है ना, तो एक से ज़्यादा हो गया तो एस लगा दिया, ये नहीं होता यूनिट्स के अंदर। ठीक है, नोट दैट फुल स्टॉप इज नॉट रिटन इन द सिंबल। तो मतलब ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर डॉट, ये नहीं चलता, ये डॉट वॉट नहीं चलता इसमें। इट इज, ठीक है, डॉट नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है, अनलेस वो सेंटेंस खत्म हो रहा है तो डॉट लगा रहे हैं, वो अलग बात हो गई। तो ऐसी कुछ बातें हैं। ओके, एंड ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। तो ऐसे नहीं होगा कि तुम टाइप कर रहे हो, तुमने 5 किलोमीटर ऐसे लिख दिया, 5 फिर स्पेस डालते हैं, फिर किलोमीटर ना, स्पेस रखते हैं उसमें। सो दिस इज राइट। ऐसे नहीं कि यहाँ स्पेस ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइंस। हम बोल रहे थे ना कि भाई फ्लेक्सिबल टेप का यूज कहाँ होता है। तो जैसे मान लो कि अभी ये दिवाली का ये बत्ती लगाना है, दिवाली का जो ये लड़ी लाइट लगानी है, तो देखो कर्व सरफेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनीश अपने पेरेंट्स के साथ वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रिंग लाइट्स लगवाना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है। तो अब कर्व्ड सरफेस में वो कैसे लेंथ को मेजर करके, भाई कितनी मेजरमेंट, कितनी लेंथ का हमको लाइट लाना है मार्केट से, ये वो। तो दो तरीके, एक तो मेजरिंग फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से ही सीधे मेजर कर लिया, दूसरा थ्रेड यूज़ करके। तो क्या होता है, एक नहीं है टेप मेरे पास फ्लेक्सिबल मेजर टेप, तो मैंने धागे से ही मेजर कर लिया, मैंने धागे से ही क्या कर लिया, नाप लिया। ऐसे करके पूरा धागे से नाप लिया और धागा को मैंने लपेट के मैं मार्केट में ले गया, मैंने बोला इसके लेंथ का दे देना मेरे को। ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो थ्रेड से अगेन था जुगाड़ू टेक्निक, तो रस्सी से नाप लिया है ना, कर्व्ड सरफेस को रस्सी से नाप लिया और उस रस्सी के लेंथ के बराबर, मैंने कई बार ऐसे करा है, उस रस्सी के लेंथ के बराबर की चीज़ में कोई लानी है, बस उस हिसाब से हो गया कि भाई मुझे वायर कितनी बड़ी लानी है। अगर मान लो कि मेरे को यहाँ बल्ब लगाना है या ट्यूब लगाना है और वहाँ मेरा स्विच है, तो स्विच से लेके इधर तक वायर कितनी बड़ी लानी है। तो अंदाज़ा नहीं जिसको अंदाज़ा लगाना आता है वो तो ऐसे लगा लेता है, जिसको नहीं आता है फिर वो क्या करेगा, एक धागा लेगा और धागे से नाप के वो अंदाज़ा लगा लेगा, उससे कर लेगा कि इतना बड़ा मेरे को वायर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे बहुत टेक्निक चलती है। आगे डिस्क्राइबिंग पोजीशंस, तो यहाँ पर मान लो कि अब देखो वन डे
टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट्स दैट शी प्लान्ड एजुकेशनल विजिट टू नियर बाय गार्डन। तो देखो स्कूल कहाँ है, स्कूल यहाँ है, बस स्टैंड यहाँ है, ठीक है, और गार्डन यहाँ है। तो टीचर ने तो गार्डन की ट्रिप बता दी है बच्चों को, बच्चे खुश हो गए कि भाई सुबह आना है, ठीक है। शी आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रीच डायरेक्टली इन दी मॉर्निंग, रीच देयर डायरेक्टली इन मॉर्निंग। तो टीचर ने तो बोल दिया कि भाई तुम एक काम करना, सब डायरेक्टली गार्डन में ही पहुँच जाना। तो अब ये जो तस्नीम है और पद्मा है, ये दो लोग बोलते हैं कि यार हम तो डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, ठीक है। वो लोग डिस्कस करें कि किसके लिए स्कूल पास पड़ेगा, किसके लिए गार्डन पास पड़ेगा। ओके, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ पर तस्नीम और पद्मा ने तो ये कहा कि भाई हमारे लिए तो गार्डन ही पास पड़ेगा, हम डायरेक्टली गार्डन आ जाएंगे, ठीक है। दीपा और अनीश बोल रहे हैं कि नहीं, हमको तो स्कूल ही पास पड़ेगा, हम स्कूल मतलब मान लो कि हाँ मतलब हम स्कूल ही पास पड़ेगा, यहाँ से हम साथ में या बस के थ्रू ही निकल जाएंगे, जैसे भी था। हरदीप बोल रहा है कि यार मेरे लिए तो चैलेंज है, मेरे लिए भी गार्डन भी उतना ही दूर है और स्कूल भी उतना ही दूर है। तो इस तरीके से सबके अपने अपने, देखो अब किसकी बात हो रही है, गार्डन की बात हो रही है, पर सबके लिए, किसी के लिए गार्डन पास है, किसी के लिए गार्डन दूर है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों की कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है, बात तो सही है, क्योंकि सब अपने अपने घर से मेजर कर रहे हैं। सब किसी एक फिक्स पॉइंट से बात नहीं कर रहे कि पास दूर। अगर सबको पूछा जाता कि हाँ बस स्टैंड से गार्डन कितना दूर है, तो वो कह पाते कि हाँ भाई ये तो सबके लिए बराबर होता है कि भाई इतना, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर दूर है, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर दूर है, तब वो बोलते कि हाँ बस स्टैंड से गार्डन 5 किलोमीटर था, सब लोग इक्वली कह सकते हैं। अब सबसे ये पूछा गया घर से गार्डन कितना दूर है, तो सब अपने अपने घर से मेजर करके बता रहे हैं, सब अपने अपने घर से। तो सबने अपना अपना रेफरेंस पॉइंट जो है अपना अपना चुना है हर बच्चे का। पद्मा का रेफरेंस पॉइंट पद्मा का घर है, तस्नीम का रेफरेंस पॉइंट तस्नीम का घर है। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से वो उस डिस्टेंस को, उस चीज के डिस्टेंस को तय कर नाप रहे। तो रेफरेंस पॉइंट को सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सबके डिस्टेंसेस अलग अलग। हु डू यू थिंक इज करेक्ट? यहाँ पे सब कोई बोल रहा है मेरे लिए गार्डन पास है, कोई बोल रहा है स्कूल पास है, कौन सही है यहाँ पर? तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट? दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेस। सबके अपने अपने हाउसेस से कर रहे हैं। इफ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट, से द बस स्टैंड, सब लोग अगर बस स्टैंड से गार्डन की डिस्टेंस बता रहे होते, ठीक है, देन द ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम, तब ऑब्जर्वेशन सेम आता, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस इज स्टेटेड विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, जब डिस्टेंस जो है एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से अगर स्टेट किया जाता, एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट से स्टेट किया जाता, ठीक है, तो फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? हमने ऑलरेडी देख लिया कि जब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से हम किसी चीज़ का डिस्टेंस बता रहे हैं, उसकी रेफरेंस में बता रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो जो हमने इनिशियल पॉइंट या वो जो इनिशियल हमने ऑब्जेक्ट का जो लिया हुआ है लोकेशन, दैट हैज़ बिकम माई रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा घर है और मेरे घर से जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर है, और मेरे घर से जो मार्केट है वो 3 किलोमीटर है, मेरे घर से जो रेलवे स्टेशन है वो 1 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ पर क्या बताते जा रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये बताते जा रहा हूँ कि भाई मैं सारी मेजरमेंट्स कहाँ से कर रहा हूँ? मेरे घर से। तो मेरा घर क्या है? रेफरेंस पॉइंट। इसी रेफरेंस पॉइंट से मैं सारी मेजरमेंट्स करता हुआ जा रहा हूँ। तो इसलिए किसी भी मेजरमेंट के लिए एक इनिशियल एक रेफरेंस पॉइंट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई अ फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल्स द फ्रेंड्स एक्साइटेडली कि भैया प्लेग्राउंड में कबड्डी का मैच होने वाला है, स्पोर्ट्स डे आने वाले हैं, तो कबड्डी का प्लेग्राउंड तैयार करना है। हमारे स्पोर्ट्स के टीचर ने कहा है चूना पाउडर लाइमस्टोन लेके, लाइमस्टोन का जो पाउडर होता है ना, उससे कबड्डी का मैदान तैयार करना है, उसका प्रॉपर वो जो बॉक्स होता है वो तैयार करना है, ठीक है। और सारे बच्चे जो है चले गए। अब यहाँ बात हो रही है, दीपा कह रही है लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच द मेजर फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंसेस टू स्टार्ट ड्राइंग द लाइन्स। तो बात सही है, रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होगा। और देखो ये मेजरिंग टेप है, पता ही होगा, ये प्लेग्राउंड में हम वैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखो एक रेफरेंस पॉइंट लिया और ग्राउंड में, और उसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पूरी कबड्डी का मैदान तैयार कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जा रही है। आफ्टर अ फ्यू डेज पद्मा वॉज ट्रेवलिंग बाई बस विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो वो दिल्ली की तरफ जा रही है मान लो, और ठीक है, सो बाय बस विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो अब दिल्ली की तरफ जा रही है। शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली, अब दिल्ली जाना जो है वो बहुत एक्साइटेड है, ठीक है, अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है। एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन, तो तुमको होता ना ऐसे माइल स्टोन लगे होते हैं रोड पे, ऐसे किलोमीटर स्टोन जो लगे होते हैं साइड में, वो देखती हुई जा रही थी। तो जब एक बार देखा तो वो 70 किलोमीटर दिखा रहा था फिर कुछ देर बाद जब बस और आगे बढ़ी तो फिर डिस्टेंस जो है वो एक और स्टोन आया जहाँ पर दिल्ली 60 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ऐसे करते करते ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड शी हैड गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, तो धीरे धीरे करके वो ग्रैंड पेरेंट्स हाउस के पास पहुंचती जा रही है। और अब यहाँ पर देख रहे हो कि दिल्ली कभी 70 दिखा रहा है, कभी 60 दिखा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट है दिल्ली है वो तो वही है, दिल्ली थोड़ी पास आ रही है, दिल्ली तो वही है। जो यहाँ पर पद्मा विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स ये बस के थ्रू ये आगे बढ़ती जा रही है, मूव करती जा रही है। तो यस, एक रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में कोई दूसरी ऑब्जेक्ट मूव करके वो डिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो पोजीशन चेंज करने को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अब जैसे 70, 60 या 50 क्यों कम होते जा रहा है? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जा रही है, जो लोग मूव करके आ रहे हैं उनकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रही है। What do such kilometer stone indicate? How could Padma conclude that she was getting closer to the destination? Of course, she was, वो अपने आसपास के बस में जब मूव करे तो देख रही है भाई बाकी चीज़ें पीछे जा रही है, तो बाकी चीज़ें पीछे नहीं जा रही, बस आगे जा रहा है। तो ऐसे पता लग रहा है कि भाई मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और इसी चीज़ को मोशन कहते हैं। So these kilometer stone indicate that her distance from Delhi, ठीक है ना। So Delhi is the reference point in this situation, कि दिल्ली के हिसाब से, है ना, वही वो रेफरेंस पॉइंट है जिसके हिसाब से ये चीज़ है। क्योंकि ये लोग, अगर ये लोग पास आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये वही कैसे पता लग रहा है कि भाई इसी वजह से, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पास आ रहा है, so वो थोड़ी आ रहा है, ये लोग जा रहे हैं। इसको और थोड़ा क्लियरली समझे। If the kilometer stone reads Delhi 70 kilometer as shown in the figure जो हमने देखा, we can say that the position of Padma is 70 kilometer from Delhi, कि अभी जब 70 किलोमीटर आया मतलब दिल्ली वहाँ से 70 किलोमीटर है। जब ये और आगे बढ़े और जब 60 किलोमीटर आया तो इसका मतलब ये और पास आ गए मूव करके, और अब दिल्ली जो है वो 60 किलोमीटर दूर है। इट वॉज सो सिंपल, ठीक है। When the kilometer stone reads 60 किलोमीटर, the position of Padma is 60 किलोमीटर from Delhi। तो ये रेफरेंस पॉइंट हम किसके हिसाब से सारा मेजरमेंट कर रहे हैं? दिल्ली के हिसाब से। सो दैट बिकम्स द रेफरेंस पॉइंट। डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विथ टाइम? यस। डज दिस मीन दैट पद्मा इज मूविंग अलॉन्ग विद द बस? यस। यहाँ पर मोशन की ही तो बात हो रही है, ठीक है। सो मूविंग थिंग्स, अब यहाँ पर हम आगे, हमने लेंथ की तो बात कर ली कि भैया मीटर, किलोमीटर, वो सारी तो बात कर ली, हमने रेफरेंस पॉइंट भी समझ लिया। अब हम मोशन की बात करें कि भाई कोई चीज़ मूव कैसे करती है, क्या कंसेप्ट होता है। लुक अराउंड अस, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट रेस्ट। जैसे काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो ऑब्जेक्ट इन इज मोशन, तो
जो गाय है वो यहाँ वहाँ चल के और घास चर रही है ना, तो वो मोशन में है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में ट्री है, ठीक है, तुम उसका जस्टिफिकेशन लिख दो। और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में और क्या लिख सकते हो, हाउस। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में और क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यार, इलेक्ट्रिक पोल, स्ट्रीट लाइट, वो तो मूव नहीं हो रही। और ऑब्जेक्ट इन मोशन वाले में और क्या लिख सकते हो, जैसे ग्रेजिंग ये हो गया। ऑब्जेक्ट इज मोशन में कार, बस, मूविंग बस, मूविंग कार। और क्या है और क्या चीज़ मूव कर रही है, बताते जाओ भाई। अरे हाँ, साइकिल है ना, तो कोई भी चीज़ ऐसी जो मूव करती है, तो अपने हिसाब से लिखते जाओ, जस्टिफिकेशन देते जाओ भाई, इसमें क्या है। कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशंस। हाउ कैन वन डिसाइड इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। देखो अब यहाँ पर डेफिनेशन आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट दो स्टेट्स में हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में हो सकते हैं या तो वो मोशन में हो सकते हैं। सुनना ध्यान से। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के बीतने के साथ साथ वो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमने दिल्ली वाला एग्जांपल लिया कि पहले दिल्ली 70 था, अब जो है पोजीशन बदल के अब दिल्ली 60 हो गया, फिर 50 हो गया, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। if they are not changing the position with respect to time, they are said to be in rest. देख लो, an object is said to be in motion if its position is changing with respect to reference point with time, then the object is in motion. और क्या है, if the object is not changing its position with respect to the reference point and time, it is said to be at rest. तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा, कब, जब उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे वो मोशन में है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको डेफिनेशन के तौर पे इसको याद कर लेना। द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, इट इज इन सेड टू बी इन मोशन है ना। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, है ना। ओके, more to know. Deepa looks around her in the bus and noticed that all the passengers are seated. She looked around again after a minute and she found still occupying their seats. She wondered, are they moving? She concluded that the position of passenger are not changing with time, therefore they are certainly at rest. However, when she looked outside, she felt that we are in motion as their position were changing with respect to time, things outside. तो यहाँ पर क्या देखा दीपा ने कि भैया दीपा खुद बस में बैठी है, आसपास में जितने पैसेंजर बैठे हैं वो सब भी अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, और जब वो पैसेंजर्स को देख रही है तो सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए लग रहे हैं, वो मोशन में नहीं लग रहे। लेकिन वही जब वो बस से बाहर देखती है तो वो देखती है कि भाई हमारे पूरे ओवरऑल बस की ही पोजीशन चेंज हो रही है बाकी सराउंडिंग के हिसाब से। तो दीपा को क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हाँ, अगर मैं एज अ ऑब्जर्वर देखूं, अगर दीपा खुद एक ऑब्जर्वर है तो वो देख पा रही है ऑब्जर्वर खुद भी तो उसी बस में है, इसलिए तो बाकी पैसेंजर्स को रेस्ट में लग रहे हैं क्योंकि खुद उस बस में। अगर दीपा बाहर बैठी होती किसी चेयर पर और तब वो इन पैसेंजर्स को बस में जाती हुई देखती, तब लगता कि हाँ ये पैसेंजर्स मूविंग है। जब ऑब्जर्वर खुद ही बस में है तो नहीं दिख रहा, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यस, दीपा अलॉन्ग विद दोज को पैसेंजर्स अलॉन्ग विद द बस ये पूरा मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द आउटर सराउंडिंग, है ना। द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। इफ दीपा कंसिडर हरसेल्फ और दी बस एज द रेफरेंस पॉइंट, है ना, जब वो खुद को या बस को ही रेफरेंस पॉइंट बना दे तो क्या हो रहा है, देन द पैसेंजर्स आर एट रेस्ट। हाउएवर इफ शी कंसिडर एनी अदर ऑब्जेक्ट आउटसाइड दी बस, मान लो एक बिल्डिंग है, तो दीपा बस में बैठ के एक बिल्डिंग देख रही थी जो अभी गुजरा है, तो पहले बिल्डिंग इधर था, अब जब बस आ गया तो बिल्डिंग पीछे पीछे जा रही है, तो पता लग रहा है कि अगर जैसे ही बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट बनाया तो समझ में आ रहा है कि हाँ हम मूव कर रहे हैं।
अदरवाइज तो रेस्ट में लग रहे थे जब दूसरे पैसेंजर को देख रहे थे। ठीक है, ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई सर। इसके बाद एक और बात, सपोज वी आर ट्रेवलिंग इन अ शिप। अब बस छोड़ दो, अब मान लो कि शिप, मान लो समुद्र के बीच में शिप में है, ठीक है, इज मूविंग एंड शिप इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक बहुत ही बढ़िया कांस्टेंट स्पीड से शिप मूव कर रही है, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम सी। तो एकदम शांत है समुद्र और उसमें स्ट्रेट लाइन में शिप जो है मूव कर रही है। ठीक है, अब और क्या बातें बताइए। सपोज देयर इज नो विंडो इन द शिप, और कोई विंडो भी नहीं है कि तुम बाहर देख सको। ठीक है, तो क्या तुमको, इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रेस्ट। तो अगर विंडो भी नहीं है, इतना स्टिल वो सीधा मूव कर रहा है, एकदम समुद्र भी एकदम शांत है, तो क्या तुमको मोशन फील होगा? आंसर इज नो। तुमको लगेगा बिल्कुल हम रेस्ट में हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। वो शिप जो है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तुम आगे पढ़ोगे, जब न्यूटन लॉ ये सब पढ़ोगे ना आगे क्लास में, तब आएगा यूनिफॉर्म मोशन। उसमें यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में हमको पता, अगर रेफरेंस पॉइंट दिख नहीं रहा, बाहर विंडो से बाहर देख ही नहीं पा रहे, तो फिर कुछ समझ में, तो उसमें यही लगेगा कि हम पूरा का पूरा हम रेस्ट में। ऐसे तो धरती भी मूव कर रही है, धरती भी सन के अराउंड में चक्कर लगा रही है, आप रोटेशन भी कर रही है, पर क्या हमको फील हो रहा है कि हम ऐसे ऐसे हो रहे हैं? नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी लॉजिक है। आगे टाइप्स ऑफ मोशन। अब यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें, टेक एन एरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम द सर्टेन हाइट। एक पेन ने मान लो इस हाइट से गिराया, तो गिरेगा तो ये सीधे जाएगा ना, लीनियर मोशन हुआ। ठीक है, ऑब्जर्व इट। तो यानी कि कोई भी चीज़ जब सीधी रेखा में चलती है, कोई भी चीज़ जब स्ट्रेट लाइन में चल रही है, व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड, तो इट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी चीज़ जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जैसे मान लो ये एरेजर ड्रॉप किया, या फिर ये ऑरेंज जो है पेड़ से गिरा, या ये स्ट्रेट लाइन में मार्चिंग करते हुए बच्चे जा रहे हैं, या तुमने इसको पुश किया, ये भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो एनीथिंग मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे वाले मोशन को हम कौन सा मोशन कहेंगे? ऐसे वाले स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन। अलग अलग टाइप के मोशन हो सकते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ लीनियर मोशन ही होगा, हर चीज़ सीधी ही जाए, ऐसा ज़रूरी है क्या? देखेंगे वही चीज़ को। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? You might have enjoyed playing on a swing and merry-go-round. Are these motions of also linear motion? क्या ये भी linear motion है? Of course, merry-go-round जो है वो linear motion नहीं है। swing वाला जो झूले पे झूलते हैं वो भी linear motion नहीं है। तो वो कौन सा है भाई? देख लो। So tie an eraser, ठीक है, or a potato, one end of the thread. Hold the other end of the thread with your hand and whirl it. तो मान लो कि कोई पत्थर बांध दिया, मान लो पत्थर इससे बांध दिया, आलू बांध दिया धागे से, और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। ये लीनियर थोड़ी है, ये तो सर्कुलर मोशन है। मेरी गो राउंड भी कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन हुआ। इज द मोशन ऑफ एरेजर सेम एज दैट ऑफ मेरी गो राउंड? यस। ऐसे वाले मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं? जो सर्कुलर पाथ में होता है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, या ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। सिंपल है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ लीनियर पाथ, स्ट्रेट लीनियर पाथ इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। पाथ जैसे होगा वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। ये मेरी गो राउंड वाला सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, पर एक और है ये झूले वाला जो मोशन है, दिस इज, ये तो ना ही लीनियर है ना ही सर्कुलर है। दिस इज जस्ट लाइक अ पेंडुलम। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है वैसे ही उसी तरीके का है। इधर गया डॉइंग, फिर वापस आया डॉइंग, डॉइंग 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 डॉइंग। सिविंग मशीन, सिलाई मशीन का जो सुई होता है वो भी कैसे खड़खड़ खड़ एक ही जगह पे हो चल रहा होता है, आगे पीछे मूव हो रहा होता है। ऐसे वाले मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो लीनियर पाथ में तो लीनियर मोशन, सर्कुलर पाथ में तो सर्कुलर मोशन, और अगर टू एंड फ्रो, इस वाले मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो,
इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू एंड फ्रो along a point, एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द, बोलते ना इर्द गिर्द मूव कर रहा है, सो दैट इज अ ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, सो हो गया ना. There is a holding on the thread, oscillatory motion. यहाँ पर क्या बोला है, when an object moves to and fro about some fixed position, the motion is said to be oscillatory motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना, टू एंड फ्रो. इसमें लीनियर सर्कुलर ये वर्ड नहीं आ रहा ना, इसमें क्या आ रहा है, when an object is moving to and fro about some fixed position. ठीक है, when an object is moving to and fro about some fixed position, it is said to be in oscillatory motion. क्लियर है सर. जैसे देखो यहाँ बढ़िया एग्जांपल दिया है, 4-5 हैवी बुक्स के नीचे एक स्टील स्केल रख दिया और उस स्टील स्केल को थोड़ा सा ऐसे नीचे दबा के फिर छोड़ दिया, अब वो जगह पे है ना. तो ये वाला जो मोशन है जो एक मीन पोजीशन के अबाउट में इधर उधर टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, इसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट एक ही मोशन जो है एक फिक्स टाइम में कर रहा है. ठीक है, जैसे मान लो सर्कुलर मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, और 1 सेकंड में घूम गया, फिर 1 सेकंड में घूम गया, फिर 1 सेकंड में घूम गया, हर 1 सेकंड मतलब या मान लो 2 सेकंड, तो हर 2 सेकंड में अगर वो घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. जब फिक्स टाइम में वो मोशन रिपीट हो रहा है उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. जैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है. जैसे उसको एक बार टू फ्रो कर लेने में मान लो 3 सेकंड लगते हैं, फिर दूसरी बार टू फ्रो करने में 3 सेकंड लग रहे हैं, फिर तीसरी बार भी टू फ्रो करने में 3 सेकंड लग रहे हैं. हर बार वो एक ऑसिलेशन वो 3 सेकंड में कर रहा है, उसको भी पीरियोडिक मोशन कह सकते हो आप. ठीक है, तो when an object is in circular motion, it moves along a circular path again and again. An object in oscillatory motion repeats its motion while moving to and fro. Both circular motion and oscillatory motion are periodic in nature. अगर मतलब वैसे बोले तो सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक. अब यहाँ पे आर बोला है, आगे तुम थोड़ा अलग अलग टाइप भी पढ़ोगे ज़िंदगी में. फिलहाल तुम ये अज्यूम करोगे ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो फिक्स टाइम में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा. ठीक है, और ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जो है वो फिक्स टाइम में एक ऑसिलेशन, हर ऑसिलेशन एक फिक्स टाइम फ्रेम में करता होगा, तो उसको अपन पीरियोडिक कह सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लुक एज अ पिक्चर. अब बच्चे जो है पार्क चले गए, मान लो गार्डन गए, गार्डन में उनका पढ़ाई लिखाई हो गया, अब वो थोड़ा घूम फिर रहे हैं. इनको देखो कौन सा अब यहाँ पे गार्डन में खेलने चले गए, तो ये सी सॉ कौन सा मोशन है, ये सी सॉ वाला. सर ये तो वो ऑसिलेटरी मोशन है ना. बिल्कुल, ये वाला लीनियर मोशन है, ये वाला भी लीनियर मोशन है. ठीक है, ये वाला भी ऑसिलेटरी मोशन है, जंप कर रहा है और ये जंप कर रहा है, पर ये जो इसके जो ये रस्सी है, जंपिंग रोप जो है वो सर्कुलर हो रही है, पर ये तो ऊपर नीचे हो रहा है. दिस इज रोटेशनल मोशन. ये रोटेशनल मोशन, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन कह दो तुम. और ये अगेन कौन सा है, स्विंग वाला, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन. तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हो. अब यहाँ पर फाइनली चैप्टर हुआ ख़त्म, समरी, और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, फटाफट देख लो. तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कंट्रीज. ठीक है, सो दैट स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो सके. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, उसका सिंबल है स्मॉल m. ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर. इसके बाद व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पोजीशन. ठीक है, उस फिक्स पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उस मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं. When an object is moving in a circular path, उसको बोलते हैं circular motion. When the object is moving to and fro about a fixed position, it is called oscillatory motion. ठीक है, क्वेश्चंस देख लो फटाफट से. Some length are given in column 1 and some units in column 2. मैच करो कि भाई करेक्टली कौन सा यूनिट्स किस लेंथ के लिए काम सही करेगा.
डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है, किलोमीटर में मेजर होगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ अ कॉइन जनरली मिलीमीटर में होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ एरेजर भाई सेंटीमीटर में काम हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड भाई मीटर में काम हो जाएगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट। चलो आगे, रीड दी फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स बताना है। द मोशन ऑफ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, ट्रू, ठीक है, स्ट्रेट रोड में है तो। एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, इट इज सेट टू बी इन मोशन, ट्रू, ठीक है। आगे क्या है, 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर, फॉल्स। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 100 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, सेंटीमीटर में तो वो इंटू और 100 कर दोगे, मतलब इसमें भी और इंटू 1000 लगेगा तो होगा, तो दिस इज फॉल्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हैंडस्पन, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, तो हमारा जो आंसर है वो यही है, हैंडस्पन। ये स्टैंडर्ड थोड़ी है, बाकी सब स्टैंडर्ड है। इसके बाद, सर्च फॉर डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स और एट योर होम्स एंड स्कूल, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ द स्केल्स, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि उन सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू जो तुम कर पाओगे, अभी स्कूल में तुमको वो तो नहीं मिलेगा उससे भी प्रिसाइज वाला, तो मेरे ख्याल में तुमको मिलीमीटर ही मिलेगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू तुम 1 मिलीमीटर मेजर कर पाओगे, है ना, क्योंकि वो नॉर्मल स्केल में भी जो सबसे छोटी 2 लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, राइट। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट दैट यू कैन मेजर। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर। तो देखो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, therefore 1.5 kilometer will be equal to 1.5 into 1000, that is 1500 मीटर। बस मल्टीप्लाई करना है, हमने क्या करा, 1000 से सिर्फ ये 1.5 को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही अगर मान लो तुमको बोला है कि 20 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, ये तुम कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे, टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, मेजर द लेंथ एंड द कर्व पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। तो यहाँ पर ये तो तुमको ही करना है भाई। इसके बाद, मेजर द हाइट ऑफ ए फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ये भी तुम ही कर सकते हो। You are given a coin, estimate how many coins are required to be placed one after the other lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of the chosen side of notebook, ठीक है, ये भी तुम्ही को करना है। Verify or estimate by measuring the side। तो मान लो कि तुमने क्या करा, एक नोटबुक है, अब इसके ऊपर मान लो एक कॉइन है तुम्हारे पास, इसके ऊपर कितने कॉइन्स ऐसे पाइल अप करोगे कि ये नोटबुक की मोटाई बराबर होगी, एस्टिमेट करना है पहले, फिर कॉइन रख के देखना है कि एग्जैक्टली तुमने जो सोचा था उतना उसका बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस। लीनियर मोशन में अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके बाद अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट, ये सब लीनियर मोशन हुए। सर्कुलर मोशन में अर्थ या फिर वो जो होता ना, अरे हैंड्स ऑफ क्लॉक, दे आर डूइंग दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन मेरी गो राउंड। इसके बाद ऑसिलेटरी मोशन में स्विंग मशीन का जो निडल का मोशन है और स्विंग का जो मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, इट इज easier to express the length of some object in mm, some in centimeter, some in meter. Make list of 3 objects in each category। कि भाई mm में क्या क्या मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में क्या क्या और मीटर में क्या क्या। सर mm में हम वही कॉइन की थिकनेस मेजर कर सकते हैं सर, mm में हम एक पतले नोटबुक की थिकनेस मेजर कर सकते हैं सर, mm में हम वायर की थिकनेस मेजर कर सकते हैं सर,
इसके अलावा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में यू कैन मेजर दी लेंथ ऑफ एनीथिंग, लाइक कोई भी रिमोट की लेंथ हो गई, या फिर लेंथ द हाइट, अपनी हाइट को हम लेंथ इसमें सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ऐसी मीटर का भी लिख दो, मीटर में तो कई चीज़ें लिख सकते हो। और अब यहाँ पर एक चीज़ और दी है, देखो, तो अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप जो यहाँ दिखाया है, अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड एस्केप्स थ्रू वो पॉइंट एफ, तो यहाँ से आके घूम के यहाँ से जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड करस्पॉन्डिंग मोशन ऑन द ट्रैक, तो एंड द करस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक। तो रोलर कोस्टर ए से बी में लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फिर बी से लेके ई में, है ना, मतलब ए से बी में, यहाँ से मैं कह रहा हूँ सी डी और ई में सर्कुलर मोशन किया, सी डी ई में सर्कुलर मोशन किया उसने, है ना, और उसके बाद फिर वापस से ई के बाद ई से एफ में वो लीनियर मोशन में हो गया। तो आप वैसे बता सकते हो फ्रॉम ए टू बी लीनियर, फिर फ्रॉम बी टू सी टू डी टू ई सर्कुलर, फिर फ्रॉम ई टू एफ फिर से क्या हो गया, लीनियर, ठीक है। आगे, तस्नीम wants to make a meter scale by herself. She consider the following material for it. ठीक है, तो यहाँ पर मीटर स्केल बनाना है, और क्या क्या मटेरियल है, प्लेग्राउंड बोल रहा हूँ, प्लाईवुड है, पेपर क्लॉथ है, स्ट्रेचेबल रबर है और स्टील है। किस चीज़ से वो अपना वो मटेरियल बनाए जिससे वो मेजरमेंट कर सकती है मीटर स्केल। तो मेरे ख्याल में पेपर से बनाना तो कोई लॉजिकल नहीं होगा, तो बेंड होता रहेगा। क्लॉथ से बनाना भी इतना लॉजिकल नहीं है, ठीक है। स्ट्रेचेबल रबर भी स्ट्रेच हो सकता है, तो उससे क्या होगा, वो बराबर मेजरमेंट नहीं आएगा, ठीक है। विच कैन शी यूज़, सो मेरे ख्याल में प्लाईवुड भी कभी कभी ना स्वेल वेल हो जाता है, तो उससे बेटर होगा, बेस्ट होगा यहाँ पर स्टील को यूज़ करना एज अ मेजरिंग टेप, जो बहुत जल्दी कोई ऐसा लेंथ कम ज़्यादा ना हो। प्लाईवुड में क्या है, जैसे पानी बारिश वारिश का मौसम आएगा फूल जाएगा, तो लेंथ थोड़े से चेंज हो जाएंगे। थिंक डिज़ाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो बनाओ भाई कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, ऐसे करके कार्ड्स बना लो, फिर दोस्तों के साथ खेलो, एंजॉय करो। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में सीखे, और इसी के साथ चैप्टर हुआ समाप्त। अगला चैप्टर और इसके अंदर क्या दिक्कत हुई, क्या डाउट हुआ है बताना, हम इसको शॉर्टर वर्जन में भी कर लेंगे जब भी तुमको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें तो जो तुमको चाहिए यार, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड यस, जय हिंद।